नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आईटी की रेड, 200 करोड़ मिले। पीएम बोले जनता से जो लूटा उसकी पाई पाई लौटानी होगी, यह मोदी की गारंटी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर बुधवार से जारी छापेमारी में आयकर विभाग ने अब तक 200 करोड़ से अधिक कैश जब्त किया है। जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो गई। ये छापे झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मारे गए थे। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस छापेमारी की खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। गुरुवार से शुरू हुई नोटों की गिनती अभी भी जारी है। 157 बैगों में रुपए भरकर ट्रक से बैंक पहुंचाए गए। बैग नहीं मिलने पर नोटों के बंडलों को बोरों में भी भरकर रखा गया है। अभी नोटों की गिनती में 2 दिन और लगेंगे। ऐसे में यह जब्त कैश और बढ़ सकता है। यह सारा कैश ओडिशा में बोलांगीर जिले में स्थित बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस से जब्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत, पीएम मोदी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मेरे तीसरे कार्यकाल में अगले कुछ साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यह बात देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कही। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य इस पहाड़ी राज्य को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के तौर पर पेश करना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज की भी शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केस फॉर क्वेरी केस, महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता हुई खत्म। महुआ ने कहा, मुझे झुकाने के लिए हर नियम तोड़ दिया गया। जी हां दोस्तों, केस फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ। इसके बाद वोटिंग हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासन करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद लोकसभा को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। इससे पहले भी चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पैनल मीटिंग में बोलने का मौका मिला था। वहीं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांसद अपने प्रश्न खुद बनाए और खुद ही सबमिट करे। कोई दूसरा आपकी जगह ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम के चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में मिली जीत के बाद शुक्रवार को तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इन जीते हुए राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन में सहायता के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 9 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। दोस्तों, पार्टी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक राजस्थान में विधायक दल के नेता के चयन के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में विधायक दल के नेता के चयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जबकि छत्तीसगढ़ में विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सर्वानंद सोनोवाल तथा पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब यूपीआई से 5 लाख तक कर सकेंगे पेमेंट। ये शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटलों के लिए 1 लाख तक ऑटो पेमेंट के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक के बाद सरकार ने आज यानी कि 8 दिसंबर को यूपीआई से पेमेंट की लिमिट को 1 लाख प्रतिदिन से बढ़ाकर 5 लाख प्रतिदिन कर दिया है। फिलहाल ये सुविधा हॉस्पिटल्स और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से पेमेंट करने पर मिलेगी। एनपीसीआई की वेबसाइट के मुताबिक अभी नॉर्मल यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए है, जबकि कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की लिमिट 2 लाख रुपए है। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऑटो डेबिट वाले यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन AFA की छूट दी है। अभी तक 15,000 से ज्यादा के ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ को मिलेगी जीत, टीएमसी सांसद के निष्कासन पर ममता बनर्जी बोली पार्टी उनके साथ है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को अपनी पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने की निंदा की। साथ ही बनर्जी ने इसे भाजपा की बदले की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि महुआ यह लड़ाई जीतेगी। 39 साल की महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद आज लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। वहीं दोस्तों रिपोर्ट में मोइत्रा को सरकार की आलोचना करने के बदले रिश्वत लेने का दोषी ठहराया गया था। तृणमूल नेता पर संसद में सवाल उठाने के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और महंगे गिफ्ट लेने का आरोप है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी ने वर्ल्ड कप फाइनल की पिच को अच्छा नहीं माना। 6 मैचों की 4 पिचों को औसत रेटिंग दी, इनमें 5 में भारत खेला। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला जिस पिच पर खेला गया था वह वर्ल्ड क्लास पिच नहीं थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने इसे औसत रेटिंग दी है। आईसीसी ने कुल 6 मैचों की पिचों को औसत रेटिंग दी है, इनमें से 5 मैच भारत ने खेले थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 पिच अहमदाबाद की है, यहाँ भारत ने पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए भारत के 2 मैचों की पिच को औसत रेटिंग मिली है। इनमें से एक 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था, इसमें भारत 7 विकेट से जीता था। दूसरा मैच 19 नवंबर को फाइनल खेला गया था, इसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी थी। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 50 ओवर में 240 रन बनाए थे। इस मैच में ओपनर शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 47, कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रन बनाए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी बोले वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना होगा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कहा धन्ना सेठों के लिए विदेश में शादी फैशन है। जी हां दोस्तों, विदेशों में जाकर शादी करना हमारे देश के धन्ना सेठों के लिए फैशन बन गया है। मैं देश के धन्ना सेठों को कहना चाहता हूं कि जब जोड़े ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत उस ईश्वर के चरणों में आने की बजाय विदेश में जाकर क्यों करता है। मैं चाहता हूं कि देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के इनॉग्रेशन के मौके पर यह बात कही। यह समिट 9 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई गवर्नर के एक फैसले से मकान खरीदारों की हुई बल्ले बल्ले। रियल एस्टेट सेक्टर भी बोला हम भी देंगे सस्ता घर। जी हां दोस्तों, मकान खरीदने वाले ज्यादातर लोगों का सपना लोन के जरिए ही पूरा होता है। बैंकों की ब्याज दरें बढ़ने से लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है। इसका सीधा असर मकान खरीदारों पर दिखता है। अगर कर्ज सस्ता रहेगा तो लोन की किस्त भी कम आएगी और मकान खरीदारों पर ईएमआई का बोझ भी कम रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को ब्याज दरों पर बड़ा फैसला किया। इस फैसले से न सिर्फ मकान खरीदारों को राहत मिली बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर भी झूम उठा है। दरअसल दोस्तों आरबीआई ने इस तिमाही भी रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का ऐलान किया है। आरबीआई के इस कदम से होम बायर्स के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिली है।